आज की क्लास में हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन में नेक्स्ट ग्लैंड्स जिसका नाम है पैनक्रियाज, और इस पैनक्रियाज ग्लैंड्स की हम लोग बात करते हैं। और इसमें हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि पैनक्रियाज होती कहाँ है, इसका लोकेशन क्या है। ठीक है, चलिए देखें पैनक्रियाज पैनक्रियाज का लोकेशन। तो ध्यान दें, फर्स्ट पॉइंट, पैनक्रियाज present in concave surface of duodenum। देखिए, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, अपने स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट ड्यूडेनम है, उस ड्यूडेनम के कॉन्केव सरफेस में क्या है, अपना पैनक्रियाज है। देखिए, मान लो कि ये रहा ड्यूडेनम, ये ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम का जो शेप होता है, ड्यूडेनम का शेप सी शेप होता है, और इसका एक कॉन्केव सरफेस है, और इस कॉन्केव सरफेस में ये क्या है, पैनक्रियाज। ये अपना पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज ये है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, ठीक। जनरली पैनक्रियाज का आप इन हायर क्लासेस आगे चलकर पढ़ेंगे कि पैनक्रियाज के 4 पार्ट होते हैं, हेड, नेक, बॉडी और टेल। ठीक है, तो इतना आपके कोर्स में नहीं है। अगर हम लोग जानना चाहें तो ये इतना पार्ट पैनक्रियाज का क्या होता है, हेड। दैट पार्ट पैनक्रियाज का नेक, इसे बोलते हैं बॉडी, ये होता है टेल। और जो प्रोजेक्टेड पार्ट होता है इसे बोलते हैं अनसीनियर प्रोसेस, अनसीनियर प्रोसेस। एक्चुअल बच्चे ये आपके कोर्स में नहीं है, इसका पार्ट आपके कोर्स में नहीं है। तो पैनक्रियाज कहां प्रेजेंट है, ड्यूडेनम के कॉन्केव सरफेस में। नेक्स्ट, अब अगर हम लोग पैनक्रियाज का सेक्शन काटें, तो सेक्शन काटने के पहले हम लोग बात करेंगे पैनक्रियाज इज ए मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड बोलते हैं, या इसको हम लोग बोले कंपाउंड ग्लैंड्स। बच्चे, कंपाउंड ग्लैंड्स या मिक्स ग्लैंड इस वजह बोलते हैं क्योंकि इसके 2 पार्ट होता है। इसका एक पार्ट एक्सोक्राइन पार्ट होता है, एक्सोक्राइन पार्ट होता है, और इसका एक पार्ट होता है एंडोक्राइन पार्ट। देखिए, जो एक्सोक्राइन पार्ट है, एक्सोक्राइन पार्ट दे सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस,
दे secrete digestive juice, डाइजेस्टिव जूस, जिसकी वजह से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडनम वाले पार्ट में क्या होता है, फूड का डाइजेशन होता है। और दूसरा पार्ट है एंडोक्राइन पार्ट, दे सिक्रीट हार्मोन्स, ये हार्मोन को सिक्रीट करता है, इसलिए इसे बोलते हैं एंडोक्राइन पार्ट। तो एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट दो दो पार्ट होता है, एक्सोक्राइन पार्ट एंडोक्राइन पार्ट दो दो पार्ट होता है, इस वजह से इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मिक्स ग्लैंड या कंपाउंड ग्लैंड्स। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं टीएस। अगर हम लोग बच्चे पैनक्रियाज का ट्रांसवर्स सेक्शन काटें तो जरा देखें पैनक्रियाज कैसा दिखता है। इनसाइड द पैनक्रियाज, पैनक्रियाज के अंदर ऐसे ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, पैनक्रियाज के इनसाइड ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। अब इस ग्रुप ऑफ सेल्स में ये सेल्स, इसे बोलते हैं अल्फा सेल, अल्फा सेल्स। और इसी अल्फा सेल्स के जस्ट पैरेलल कुछ और सेल्स होती हैं, कुछ और सेल्स होती हैं जिसे हम लोग बोलते हैं डेल्टा सेल, डेल्टा सेल्स। इसके अलावा इसके इनसाइड ये है बीटा सेल, बीटा सेल होती है। और यहां पर होती है पीपी सेल। इसका पूरा नाम है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स। पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स एक ग्रुप ऑफ सेल्स को डिस्कवर किए थे एक साइंटिस्ट पैनक्रियाज के बॉडी के अंदर। यह जो पैनक्रियाज जो दिख रहा है, ये पैनक्रियाज के इनसाइड ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, लैंगरहैंस। और लैंगरहैंस ने देखा कि जो पैनक्रियाज के इनसाइड जो फ्लूइड है, उस फ्लूइड में एक ग्रुप ऑफ सेल्स कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे किसी ओशियन में कोई आइसलैंड हो। तो इस तरह से अपीयरेंस है इसका, और इसी वजह से अपीयरेंस की बिहाफ पर जो आइसलेट्स या जो लैंगरहैंस थे, उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, इसका नाम रखे आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसका नाम रख दिए आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, क्योंकि इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, लैंगरहैंस। और इन्होंने पैनक्रियाज के इनसाइड जो फ्लूइड है, उस फ्लूइड में ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को देखा, और इस ग्रुप ऑफ सेल्स का अपीयरेंस ऐसा दिख रहा था उनको जैसे किसी ओशियन में कोई आइसलैंड हो।
उसके अपीयरेंस बिहाफ पर इसका नाम इन्होंने क्या रख दिया, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब देखिए जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, पैनक्रियाज के इनसाइड, पैनक्रियाज के इनसाइड इसका जो नंबर होगा 1 से 2 मिलियन, 1 से 2 मिलियन, 1 से 2 मिलियन है, और उनमें से हम लोग एक बनाए हुए। टोटल 1 से 2 मिलियन है, और जो 1 से 2 मिलियन है, अगर हम लोग इसको कंसीडर करें कि पैनक्रियाज में जितना भी टिश्यू है, टोटल टिश्यू का एक कितना पार्ट है, 1 से 2%, विच आर 1 से 2% ऑफ टोटल पैनक्रियाटिक टिश्यू। टोटल पैनक्रियाटिक टिश्यू, जितनी भी पैनक्रियाटिक टिश्यू हैं, उस टोटल पैनक्रियाटिक टिश्यू का ये कितना पार्ट बना रहा है, 1 से 2%। नेक्स्ट, देखिए ऐसे ही पैनक्रियाज के इनसाइड ऐसे ग्रुप ऑफ सेल और होते हैं जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अराउंड मिलेंगे, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अराउंड मिलते हैं, और इसके पैरेलल ये मिलता है डक्ट। इसे बोले पैनक्रियाटिक एस्नाई, पैनक्रियाटिक एस्नाई, एस्नाई। और यही पैनक्रियाटिक एस्नाई है जिस पैनक्रियाटिक एस्नाई में डाइजेस्टिव जूस का क्या होता है, सिक्रीशन। और ये पैनक्रियाटिक एस्नाई अपने डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करेगी, और सिक्रीट करके कहां भेजेगी, इस डक्ट में, जिसका नाम है पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट। और ये दोनों पार्ट ये बनाते हैं एक्सोक्राइन पार्ट, एक्सोक्राइन पार्ट बनाता है पैनक्रियास का, और दैट पार्ट ये एंडोक्राइन पार्ट बनाता है। एंडोक्राइन पार्ट बनाता है। तो एक है एक्सोक्राइन पार्ट और दूसरा क्या है, एंडोक्राइन पार्ट। तो पैनक्रियाज के दो पार्ट हैं, और इस दोनों पार्ट की वजह से, इन दोनों पार्ट की वजह से पैनक्रियाज क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड। आगे जरा देखिए, यहां पर जो डेल्टा सेल है, डेल्टा सेल्स, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके एग्जाम में नहीं आता, खाली नीट में कभी कभार इसका रिलेटिव क्वेश्चन पूछते हैं। इससे सिक्रीट होता है सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन नाम का हार्मोन निकलता है। और देखिए सोमैटोस्टैटिन कब निकलेगा, जब अल्फा बीटा सेल का सिक्रीशन ज्यादा हो रहा होगा, तो ऐसे टाइम पर ये सोमैटोस्टैटिन का सिक्रीशन होगा, और सोमैटोस्टैटिन क्या करेगा, सोमैटोस्टैटिन ए अल्फा और बीटा सेल के सिक्रीशन को इनहिबिट कर देगा। ऐसे पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स सिक्रीट करता है पीपी हार्मोन्स। पीपी हार्मोन्स का बेसिकली नेम किससे पड़ा हुआ है, पैनक्रियाटिक का पी, पॉलीपेप्टाइड का पी। ये जो हार्मोन सिक्रीट करती है उसका नाम है पीपी हार्मोन्स। ये कब सिक्रीट होगा, ये बच्चे तब सिक्रीट होता है जब पैनक्रियाटिक जूस, जो एक्सोक्राइन पार्ट से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस निकलता है,
जैसे मान लो अभी आप खाना नहीं खा रहे हो, ठीक है, आपका इंटेस्टाइन एम्प्टी है, खाली है। अगर उस समय पैनक्रियाटिक जूस रिलीज हुआ, जो एक डाइजेस्ट जूस है, उस समय आपके ड्यूडेनम में, आपके इंटेस्टाइन में किसी फूड का डाइजेशन नहीं होना है, तो अगर पैनक्रियाटिक जूस निकला उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम से, तो आपके एलिमेंट्री कैनाल में वो प्रॉब्लम जनरेट करेगा। इसलिए उस समय ए पीपी सेल जो पीपी हार्मोन्स निकालती है, पीपी हार्मोन्स निकलते ही पैनक्रियाटिक जूस का सेक्रेशन क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। तो बेसिकली ए पीपी हार्मोन्स और सोमैटोस्टेटिन, इन दोनों हार्मोन्स जो फंक्शन होता है वो होता है बच्चे इनहिबिटरी फंक्शन। सोमैटोस्टेटिन इन दोनों के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है और पीपी हार्मोन्स पैनक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। अब हम लोग डिटेल पढ़ते हैं, जो आपके नीट में पूछता है वो है अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। तो बात करते हैं बीटा सेल्स। सबसे पहले देखिए बीटा सेल्स, बीटा सेल secretes beta cell secretes insulin hormones. Beta cell secrete insulin hormones. इंसुलिन हार्मोन्स दे आर पेप्टाइड हार्मोन्स। एक पेप्टाइड हार्मोन्स होता है, और जो पेप्टाइड हार्मोन्स है, ये जो पेप्टाइड प्रोटीन है, ये प्रोटीन बना हुआ है 51 अमीनो एसिड से, मेड अप फ्रॉम 51 अमीनो एसिड। 51 अमीनो एसिड से मिल करके इंसुलिन हार्मोन्स बना होता है। अब जो 51 अमीनो एसिड होती है, 51 अमीनो एसिड होती है, ये टोटल 2 चेन में प्रेजेंट होता है, 2 चेन प्रेजेंट होता है बच्चे। एक चेन है ए चेन, ए चेन, और दूसरा है बी चेन, बी चेन। देखिए जो ए चेन होता है, जो ए चेन होता है, इस ए चेन में 21 अमीनो एसिड और बी चेन में 30 अमीनो एसिड प्रेजेंट होती है। तो ए चेन में 21 और बी चेन में 30 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, जैसे मान लो ये रहा ए चेन और ये रहा बी चेन, ए और बी चेन। और ये है बी चेन। ए चेन में अमीनो एसिड कितना है 21, तो चेन की लेंथ छोटी होगी, और बी चेन में 30 अमीनो एसिड, तो लेंथ क्या होगी, बड़ी होगी। अब बच्चे यहां पर ये अमीनो एसिड लगे हुए, सब ये अमीनो एसिड लगे हुए हैं। आप चाहे तो 21 बना ले, ये अमीनो एसिड लगा हुआ है। ऐसे अमीनो एसिड लगा हुआ है। अब इस अमीनो एसिड, इस चेन का अमीनो एसिड
अटैच होती है दूसरे चेन के अमाइनो एसिड से, और ऐसी अमाइनो एसिड यहां जुड़ती है जिसमें प्रेजेंट होता है सल्फर, जैसे सिस्टीन। अगर मान लो यहां सिस्टीन है, यहां सिस्टीन है, तो सिस्टीन जब हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, अमाइनो एसिड पढ़ेंगे, बात करेंगे, यहां सिस्टीन है, यहां सिस्टीन है, तो इसका सल्फर आपस में क्या होगा, लिंकेज करेगा। दो सल्फर के बीच में लिंकेज हुआ है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डाई सल्फाइड बॉन्ड। ऐसे यहां पर अमाइनो एसिड का सल्फर, इसका अमाइनो एसिड का सल्फर आपस में क्या करेगा, लिंकेज करेगा। ये भी क्या बना, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो टोटल डाइसल्फाइड बॉन्ड कितने हो जाएंगे, टोटल डाइसल्फाइड बॉन्ड कितने हो गए, 2। एक है डाइसल्फाइड बॉन्ड, एक है डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो अगर आपसे पूछे कि इंसुलिन हार्मोन्स में हाउ मेनी नंबर्स ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, आप क्या बोलेंगे, 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। नेक्स्ट बच्चे, हम लोग बात करते हैं फंक्शन। होता है जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होता है, इंक्रीज करता है। अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हुआ तो इंसुलिन निकलेगा, अगर इंसुलिन ना निकले तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहेगा, और ब्लड में अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा तो यूरिन के थ्रू क्या होगा, ग्लूकोज पास होगा। तो जो हमारे बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत है, ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितना ग्लूकोज चाहिए डाइट के थ्रू सेल को, उतना सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जा पा रहा है, क्योंकि इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं हुआ या इंसुलिन का सिक्रीशन कम हुआ। तो ऐसे कंडीशन में यूरिन के थ्रू क्या होगा, ग्लूकोज पास होगा। अगर बच्चे यूरिन के थ्रू ग्लूकोज पास होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया, देखिए यूरिन के थ्रू ग्लूकोज पास होना, दे आर द सिम्टम ऑफ डायबिटीज। लेकिन ऐसा हम नहीं कहते कि अगर किसी की यूरिन ग्लूकोज अपीयर होगा तो उसको हम डायबिटीज अनाउंस कर दें, नहीं। अगर ग्लूकोज अपीयर हुआ यूरिन में तो हम लोग पहले टर्म क्या देंगे, ग्लाइकोसूरिया। ग्लूकोज अपीयर इन यूरिन। हम लोग इसी टॉपिक में जब डायबिटीज मेल्टस की बात करते हैं तो उसको हम आपको यहां पर डिटेल बताएंगे। चलिए देखिए, इंसुलिन हार्मोन कब सिक्रीट होगा, इंसुलिन हार्मोन सिक्रीटेड when amount of glucose increases in blood, तब सिक्रीट होता है। इसका पर्पज क्या है कि एनी हाउ ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या करे, डिक्रीज करे। इंसुलिन ट्रांसपोर्ट, या ऐसे बोले इंसुलिन डिक्रीजेज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, हैंस कार्ड इंसुलिन हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलिन बोलते हैं ब्लड में ग्लूकोज कम करने वाला हार्मोन्स। हाइपो मतलब डिक्रीज, ग्लाइसेमिक हार्मोन्स। हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन्स मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल घटाने वाला हार्मोन्स। तो जरा देखिए,
मान लो ये रहा ब्लड, ये ब्लड है, ये ब्लड है। अब ब्लड में ब्लड का अमाउंट, या सॉरी ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट क्या है, ज्यादा है, मोर। अब इंसुलिन क्या करेगा, आएगा, अब कहां जाएगा, टारगेट सेल के पास। और इंसुलिन का एक टारगेट सेल है जिसका नाम है हेपेटोसाइट सेल्स। हेपेटोसाइट सेल्स, तो बच्चे हेपेटोसाइट सेल कहां होता है, अपने लीवर में। तो इंसुलिन आएगा, इंसुलिन करेगा क्या, ब्लड से टारगेट सेल की तरफ ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को बढ़ाएगा, और ये ग्लूकोज इस टारगेट सेल में आया, और ग्लूकोज से क्या बनेगा, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होगा, ग्लूकोज क्या बनेगा, ग्लाइकोजन। और प्रोसेस कहलाएगी ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस ये किसकी वजह से हो रहा है, इंसुलिन हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। तो ग्लूकोज कहां जा रहा है, इस टारगेट सेल के अंदर, और टारगेट सेल के अंदर गया, तो टारगेट सेल के अंदर जाने के बाद ये ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हुआ, ग्लाइकोजन में। अगर ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हुआ तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या होगा, घटेगा। और ग्लाइकोजन इस सेल में क्या होगी, स्टोर होगी। नेक्स्ट टारगेट सेल एडिपोसाइट सेल्स। एडिपोसाइट सेल्स, अगला टारगेट सेल इंसुलिन का क्या है, एडिपोसाइट सेल्स। और इस एडिपोसाइट सेल में ग्लूकोज आएगा, और ग्लाइकोजन कन्वर्ट होगा, किसकी वजह से, इंसुलिन की वजह से। और एक ग्लाइकोजन फर्दर एक कन्वर्ट हो जाएगा लिपिड में, बोले तो फैट में। तो ग्लाइकोजन का कन्वर्जन किसमें हुआ, फैट में। और फैट किसका पार्ट है, लिपिड का। और फाइनली इस एडिपोसाइट सेल में क्या स्टोर होगा, लिपिड, बोले तो फैट। प्रोसेस कहलाएगी लिपोजेनेसिस। लिपोजेनेसिस, लिपिड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट, अब देखिए ब्लड से ग्लूकोज जा रहा है टारगेट सेल के अंदर, और फाइनली यहां पे क्या स्टोर हो रहा है, यहां पे स्टोर हो रहा है फैट इस टारगेट सेल में। तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इंसुलिन का एक टारगेट सेल और, इंसुलिन का एक टारगेट सेल और है, स्केलेटन मसल सेल। स्केलेटन सेल्स, इस स्केलेटन सेल्स में भी ग्लूकोज आएगा।
ग्लूकोज आएगा। देखिए, अगर ग्लूकोज इस टारगेट सेल में एक्सेस आया, अगर एक्सेस आया, तभी ये ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होगा? ग्लाइकोजन में। प्रोसेस क्या कहलाएगी? ग्लाइकोजेनेसिस। लेकिन यहां कंडीशन है, अगर ग्लूकोज एक्सेस आया इस टारगेट सेल के अंदर तभी ऐसा होगा। अगर बैलेंस में आ रहा है तो एक ग्लूकोज इस टारगेट सेल के अंदर, जरा ध्यान दीजिए, ग्लूकोज टारगेट सेल के अंदर ऑक्सीडाइज होगा। फाइनली क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। बोले तो एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा, ग्लूकोज का एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड एन एरोबिक रेस्पिरेशन। और यही लैक्टिक एसिड जब इस स्केलेटल मसल में स्टोर होगा तो अपने को क्या फील होगा? पेन और फटीग। जो पेन और फटीग आता है, जो पेन और फटीग आता है, पेन फटीग किसकी वजह से आता है? लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन की वजह से। तो यहां ध्यान रखिएगा कि जो टारगेट सेल इंसुलिन का है, 3 टारगेट सेल है, हिपेटोसाइट सेल, एडिपोसाइट सेल्स और स्केलेटन सेल्स। बच्चे ध्यान रहे, तीनों में ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है, तीनों में ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहां पर ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन तभी होगा जब इस टारगेट सेल के अंदर क्या होगा? ग्लूकोज ज्यादा आएगा। देखिए, ओवरऑल ग्रेजुअली ब्लड से ग्लूकोज लेवल क्या हो रहा है? घट रहा है। इसीलिए फाइनली क्या हुआ? ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीजेज। ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होगा? घट जाएगा। इसीलिए इंसुलिन हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन्स। नेक्स्ट, अब बात करते हैं अल्फा सेल का। तो अल्फा सेल से क्या निकलता है? ग्लूकागॉन। और ग्लूकागॉन जस्ट इंसुलिन का अपोजिट वर्क करेगा। अल्फा सेल्स, अल्फा सेल सिक्रीट secretes ग्लूकागॉन हार्मोन्स। ग्लूकागॉन हार्मोन्स, ग्लूकागॉन तब सिक्रीट होता है जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल घट जाता है। दे सिक्रीट या दे सिक्रीटेड when glucose level decrease in blood, glucose level decreases in blood। तो इसका पर्पस क्या है? एनी हाउ ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाया जाए। इसीलिए इसको बोलते हैं हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन्स। किसको? ग्लूकागॉन को। तो एक बात ध्यान रखिएगा, इंसुलिन और ग्लूकागॉन बोथ आर एंटागोनिस्टिक।
इंसुलिन प्लस ग्लूकागॉन बोथ आर एंटागोनिस्टिक। एक क्या है? एंटागोनिस्टिक है। एंटागोनिस्टिक मतलब एक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और दूसरा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। मतलब एक ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को घटाता है और दूसरा ब्लड में ग्लूकोज के लेवल बढ़ाता है। नेक्स्ट जरा देखें, मान लो ये ब्लड है, ब्लड है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या होगा? डिक्रीज। ये घट गया। तो ऐसे कंडीशन में ए ग्लूकागॉन कहां जाएगा? टारगेट सेल के पास, और इसका टारगेट सेल क्या है? हिपैटोसाइट सेल्स। हिपैटोसाइट सेल्स। और हिपैटोसाइट सेल में क्या स्टोर है? हिपैटोसाइट सेल में स्टोर है ग्लाइकोजन। इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कराएगा। कन्वर्ट कराया। क्या ब्रेक हो रहा है? ग्लाइकोजन। अगर कोई सब्सटेंस ब्रेक होता है तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं लाइसिस एज ए सफिक्स, तो नाम हो जाएगा ग्लाइकोजन में क्या जोड़ देंगे? लाइसिस, तो नाम हो जाएगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस। किसके प्रेजेंस में हो रहा है? ग्लूकागॉन के प्रेजेंस में। अब इस टारगेट सेल के अंदर क्या हुआ? इस टारगेट सेल के अंदर क्या बन गया? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज आएगा इस टारगेट सेल कहां से कहां पर? ब्लड में। और ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या होगा? ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। नेक्स्ट, या दूसरे टारगेट सेल के पास, और जो दूसरा टारगेट सेल है उसे बोलते हैं एडिपोसाइट सेल्स। एडिपोसाइट सेल्स। बच्चे ध्यान रहे कि इंसुलिन के 3 टारगेट सेल होते हैं, जिसमें एनसीईआरटी में दो लिखा हुआ है, और ग्लूकागॉन का 2 टारगेट सेल होता है और एनसीईआरटी में सिर्फ 1 बताया गया है। इंसुलिन का 3 टारगेट सेल में हिपैटोसाइट सेल, एडिपोसाइट सेल और स्केलेटन सेल्स, और ग्लूकागॉन के 2 टारगेट सेल्स, उसमें एक हिपैटोसाइट सेल है और दूसरा एडिपोसाइट सेल है। अब जरा देखिए, इस एडिपोसाइट सेल में क्या स्टोर हुआ? इसमें स्टोर हुआ था लिपिड। क्या स्टोर हुआ था? लिपिड स्टोर हुआ था। अब इस पर वर्क किया ग्लूकागॉन, और फिर लिपिड ब्रेक करेगा, और लिपिड ब्रेक करेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? लाइपोलिसिस। और क्या बना? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल।
फैटी एसिड ग्लिसरॉल बना, लेकिन टारगेट क्या है, ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाना है। और यहां क्या बढ़ गया, फैटी एसिड ग्लिसरॉल, सॉरी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। क्या बढ़ गया, फैटी एसिड ग्लिसरॉल। टारगेट क्या है, ग्लूकोज बनाना। तो फिर क्या होगा, अब यहां पर ए फैटी एसिड ग्लिसरॉल कहां आएगा, लीवर में। लीवर में आएगा किसके थ्रू, थ्रू ब्लड। ब्लड के थ्रू फैटी एसिड ग्लिसरॉल कहां पहुंचा, लीवर में। और जब लीवर में पहुंचा तो लीवर की जो हिपैटोसाइट सेल्स है, इस हिपैटोसाइट सेल के अंदर फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से क्या बना, ग्लूकोज। क्या बना, ग्लूकोज बना। देखिए हमेशा ऐसे याद रखें, हमेशा ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से ग्लूकोज बनता है, ऐसे याद रखिए। लेकिन यहां पर किसी नए सब्सटेंस से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। यहां नया सब्सटेंस फैटी एसिड ग्लिसरॉल है, और फिर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ फैटी एसिड ग्लिसरॉल से। हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लूको, ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब न्यू जेनेसिस। क्या हो गया, ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस। कौन कराया, ग्लूकागॉन ने। अब ग्लूकोज बढ़ा, अब ग्लूकोज कहां आएगा, ग्लूकोज आएगा ब्लड में। तो ओवरऑल ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और इसीलिए ग्लूकागॉन हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने वाला हार्मोन्स। बात समझ में। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इनका एक डिसऑर्डर। अगर इंसुलिन के लेवल इंक्रीज करता है या इंसुलिन के लेवल डिक्रीज करता है तो क्या क्या एक्टिविटी होती है, जरा इसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए डिसऑर्डर, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर इंसुलिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है तो क्या होता है। हाइपो सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। अगर इंसुलिन का सिक्रीशन कम हुआ तो क्या होगा, ऑब्वियस है, क्योंकि अगर इंसुलिन निकलता, देखिए अगर मान लो इंसुलिन का सिक्रीशन होता, देखिए अगर मान लो इंसुलिन का सिक्रीशन होता तो जो ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा था ये कहां चला जाता, टारगेट सेल के अंदर। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज होता और बैलेंस हो जाता। लेकिन अभी हुआ क्या, अभी हुआ कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या है, प्रेजेंट है, और इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाए। अगर इंसुलिन का सिक्रीशन कम हुआ तो टारगेट सेल के अंदर ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, टारगेट सेल के अंदर कभी भी ग्लाइकोजन नहीं बनेगा, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा तो अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा तो क्या होगा, यूरिन के थ्रू पास होगा। लेकिन ब्लड सॉरी अगर यूरिन के थ्रू ग्लूकोज पास हो रहा है, दे आर नॉट ए डायबिटीज, ए डायबिटीज नहीं है। दैट्स कंडीशन कॉल्ड ग्लाइकोसूरिया। हो सकता है कि स्वीट्स खाने से ग्लूकोज लेवल बढ़ गया हो, इंसुलिन का सिक्रीशन बराबर हो रहा है, लेकिन आप एक्सेस ग्लूकोज ले रहे हैं, स्वीट्स खा रहे हैं,
तो ऐसे कंडीशन में यूरिन में क्या आ जाएगा, ग्लूकोज आ जाएगा, तो हम इसको डायबिटीज नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसूरिया बोलेंगे। लेकिन अगर इंसुलिन का सिक्रीशन कम होने से ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है और फिर यूरिन के थ्रू पास हो रहा है, तब इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायबिटीज का एक कैरेक्टर्स। जरा देखिए, हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, तो क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज लेवल increases in blood। cause diabetes, बच्चे ध्यान रहे, डायबिटीज दो होती है, एक डायबिटीज मेलिटस होता है और दूसरा डायबिटीज होता है इंसिपिडस। तो यहां जो हम लोग बात कर रहे हैं यह है क्या, डायबिटीज मेलिटस। जनरली वैसे अगर बोला जाए ना कि किसी एक्स पर्सन को क्या हो गया है, डायबिटीज हो गया है, तो बच्चे इसी की बात लोग अक्सर करते हैं। अब बात करते हैं कि डायबिटीज मेलिटस हुआ कैसे, थोड़ा इसके विषय हम लोग पढ़ते हैं। डायबिटीज मेलिटस, शॉर्ट क्या बोलते हैं, डीएम। बच्चा डायबिटीज मेलिटस ये दो टाइप होती है, ये दो टाइप होती है। डायबिटीज मेलिटस दो टाइप होती है, एक बोलते हैं टाइप 1, थोड़ा अच्छा समझिएगा इसको, और दूसरे बोलते हैं टाइप 2। टाइप 2 देखिए, जो टाइप 1 है, टाइप 1 है, इसे बोलते हैं एक ऑटो इम्यून डिजीज है। एक ऑटो टाइप 1 क्या होती है, एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है, और टाइप 2 जो होती है एक ऑटो इम्यून डिजीज नहीं होती। तो जरा इसको हम समझने के पहले हम लोग थोड़ा इंसुलिन का फंक्शन डिफाइन करते हैं। जैसे टारगेट सेल पर ए रिसेप्टर है, टारगेट सेल क्या है, रिसेप्टर है। यहां हम लोग बोल रहे हैं इंसुलिन रिसेप्टर, इंसुलिन रिसेप्टर। टारगेट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे इंसुलिन रिसेप्टर है, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, बच्चे ध्यान रहे, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एक ट्रांसपोर्टर है जिसका नाम है ग्लूइड 4, ग्लूइड 4 नाम का ट्रांसपोर्टर है। अब जरा देखिए, ये हार्मोन्स, ये हार्मोन्स इंसुलिन हार्मोन्स है। ये इंसुलिन हार्मोन्स है। बीटा सेल ने, बीटा सेल ने क्या सीक्रेट किया, इंसुलिन। अब इंसुलिन आएगा अपने टारगेट सेल पर,
और टारगेट सेल पर उसको रिसीव करने के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर है। रिसेप्टर ने इंसुलिन हार्मोन्स को क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। जैसे इंसुलिन हार्मोन को रिसीव करेगा वैसे ही एक ग्लूइड 4 नाम का ट्रांसपोर्टर ये एक्टिवेट हो जाएगा। जब एक्टिवेट होगा तो बाहर से मतलब ब्लड से इसके अंदर क्या आएगा, ग्लूकोज। ब्लड से क्या आएगा, ग्लूकोज। जब ब्लड से ग्लूकोज आया इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू, अब ये ग्लूकोज डिफरेंट प्रोसीजर के थ्रू, जिसकी बात हम लोग इस चैप्टर में लास्ट में करेंगे। एक ग्लूकोज एक बायोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू कन्वर्ट होगा किसमें, ग्लाइकोजन में। किसमें कन्वर्ट होगा, ग्लाइकोजन में। और यहां पर एक एंजाइम पार्टिसिपेट करती है, इसकी बात हम लोग आगे करेंगे। तो अभी एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, ये एंजाइम्स एक्टिवेट होती है और कैसे एक्टिवेट होती है हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। तो ये एंजाइम एक्टिवेट होगी और एंजाइम क्या करेगी, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कराएगी। बच्चे ये पूरी रिएक्शन में आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा इस चैप्टर के, जब हम लोग हार्मोन्स की मैकेनिज्म पढ़ेंगे। अब इस तरह से ये जो ग्लूकोज कहां इंक्रीज था, ब्लड में ग्लूकोज लेवल घटेगा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल घटता है। लेकिन हुआ क्या, जरा देखिए, टाइप 1, जो टाइप 1 होता है इसमें क्या होता है, बीटा सेल आर डैमेज। बीटा सेल क्या होती, डैमेज। अब बोलो कैसे हो गए बीटा सेल डैमेज, तो ख्याल करिए, हम लोग पढ़ते हैं इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम में वहां आपने पढ़ा होगा बी और टी लिम्फोसाइट्स। तो टी लिम्फोसाइट्स के 4 टाइप होते हैं। एक होते हैं टी हेल्पर सेल, दूसरा होता है टी किलर सेल, तीसरा है टी सप्रेसर सेल और टी मेमोरी सेल्स। तो टी हेल्पर सेल और टी किलर सेल की एक्टिविटी से अपने बीटा सेल क्या होगी, डैमेज। और सोचिए अगर बीटा सेल डैमेज हुई तो देन सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन डिक्रीजेज। बट टारगेट सेल का जो रिसेप्टर है वो क्या है, नॉर्मल है। इंसुलिन लेवल घटेगा, अगर इंसुलिन लेवल घटा तो उसको क्या हो जाएगी, उसके ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। अगर उसके ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा तो उसके यूरिन के थ्रू क्या पास होगी, ग्लूकोज पास होगी। अब इसको करेक्ट करना है, ठीक करना है, तो किसी भी तरह से अगर उस पर्सन के ब्लड में इंसुलिन लेवल बढ़ जाए तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल घट जाएगा। हमें बाहर से इंसुलिन देनी पड़ेगी। इंसुलिन गिवन फ्रॉम आउटर सोर्स, इंसुलिन आउटर सोर्स देंगे। अगर इंसुलिन आउटर सोर्स दिया गया तो इस टाइप के डायबिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। शान क्या बोलेंगे, IDDM। IDDM। लेकिन अगर किसी भी तरह से इंसुलिन रिसेप्टर डैमेज हो जाए,
अगर इंसुलिन रिसेप्टर डैमेज हुआ तो बाहर से इंसुलिन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टाइप 2 में क्या होता है, बीटा सेल नॉर्मल होती है, बच्चे ध्यान रखें, बीटा सेल नॉर्मल होती है, डैमेज क्या होता है, टारगेट सेल का रिसेप्टर। अब सोचिए, बीटा सेल नॉर्मल है तो इंसुलिन क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन सिक्रीट होता रहेगा। अब इंसुलिन तो है ब्लड में, बट इंसुलिन को रिसीव करने वाला जो रिसेप्टर है टारगेट सेल पर, यही डैमेज हो गया है। इंसुलिन आया तो, लेकिन इंसुलिन का एक्शन टारगेट सेल पर नहीं होगा, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या होगा, बढ़ा रहेगा। तो क्या बाहर से इंसुलिन देने की रिक्वायरमेंट होगी, नहीं, बाहर से इंसुलिन देने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि उस पर्सन की बीटा सेल क्या है, नॉर्मल है। सिर्फ क्या डैमेज हो रहा है, इंसुलिन रिसेप्टर डैमेज हो रहा है, तो बाहर से इंसुलिन देने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। देखिए यहां पर बीटा सेल नॉर्मल, बट इंसुलिन रिसेप्टर ऑफ टारगेट सेल आर डैमेज। टारगेट सेल का जो रिसेप्टर है वो डैमेज हो जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में इंसुलिन लेवल बढ़ा रहे, सॉरी इंसुलिन लेवल तो नॉर्मल रहेगा, बट इंसुलिन का एक्शन नहीं हो पाएगा, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या रहेगा, बढ़ा रहेगा। ऐसे केस में इंसुलिन नॉट गिवन फ्रॉम आउटर सोर्स, कभी भी आउटर सोर्स से इंसुलिन नहीं देंगे, क्योंकि बाहर से इंसुलिन देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी बॉडी में ऑलरेडी इंसुलिन है, क्योंकि बीटा सेल उसकी नॉर्मल है। इस टाइप की डायबिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कि इंसुलिन पर डिपेंड है, नहीं है, तो क्या बोलेंगे, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। शान क्या बोलेंगे, NIDDM, NIDDM। यहां जरा देखिए, ध्यान दे, यहां पर टाइप 1, जैसे मान लो सपोज करो कि अगर 100 पेशेंट जिसको टाइप 1 हुआ हो, अगर 100 पेशेंट जिसको टाइप 1 हुआ हो, अगर उनको हम सेलेक्ट करें और उनमें हम चूज करें कि इनको टाइप 1 डायबिटीज कब आया, तो जनरली इनको टाइप 1 हुआ होगा, ऐसे पेशेंट जिनको जो मिलेंगे उनको जनरली हुआ होगा 20 साल, 20 ईयर या 20 ईयर के बाद। फिर से सुने, अगर 100 पेशेंट जिनको टाइप 1 नाम की डायबिटीज है, अगर उनको आप सेलेक्ट करके निकाले, तो उनमें से करीब 80% से ज्यादा जो पेशेंट होंगे उनको डायबिटीज 20 साल के नीचे ही हो गया होगा, बिलो 20 ईयर की जब उनकी एज हुई होगी तभी उनको टाइप 1 हो चुका होगा। तो इसलिए इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं जुवेनाइल डायबिटीज। क्यों बोला गया, क्योंकि अपीयर बिलो 20 ईयर,
मोस्ट ऑफ केस में। और एक किसकी वजह से हो रहा है, बीटा सेल क्या हो रही है, डैमेज हो रही है, हमारी बॉडी की एक्टिविटीज हो रही है, इस वजह से हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज। यहां देखिए बीटा सेल नॉर्मल है, बट इंसुलिन रिसेप्टर आप टारगेट सेल क्या हुआ है, डैमेज। तो ऐसे केस में अगर हम लोग कंसीडर करें, जैसे 100 पेशेंट जिनको क्या हुआ है टाइप 2 आपने सेलेक्ट किया, तो मोर देन 80% पेशेंट ऐसे होंगे जिनको टाइप 2 हुआ होगा आफ्टर 40 ईयर्स, और इसीलिए इसको बोलते हैं दे आर एडल्ट डायबिटीज। क्या बोलेंगे, एडल्ट डायबिटीज। ठीक है, तो ध्यान रहे एडल्ट डायबिटीज जनरली 40 साल के बाद आ रही है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या डैमेज हुआ है, इंसुलिन रिसेप्टर, टारगेट सेल का क्या डैमेज हुआ, इंसुलिन रिसेप्टर डैमेज हुआ है। बच्चे ध्यान रहे कि 40 ईयर के बाद जनरली क्या होता है, स्ट्रेस, टेंशन। रिसेप्टर है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है, नर्व का पार्ट है, न्यूरॉन की एक्टिविटी है। तो जितना सीवियर टेंशन हुआ पिछले 1 साल 6 महीने से ज्यादा, अगर किसी पर्सन को 6 मंथ बिफोर से अगर स्ट्रेस हुआ होगा, तो 101% उसको क्या होगा, टाइप 2 नाम की डायबिटीज। बच्चे ऐसी भी आप कंसीडर कर सकते हो, जैसे मान लो सपोज करो कि अभी आपके पापा बिल्कुल हेल्दी हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कल डायग्नोज हुआ, उनको क्या निकला है, डायबिटीज। तो इसका ये मतलब हुआ, सिंपल सा मतलब ये है कि पिछले 5-6 महीने से ज्यादा टाइम से उनको क्या हुआ होगा, सीवियर टेंशन होगा। और जब सीवियर टेंशन होगा बच्चे, ऐसे केस में पापा के टारगेट सेल का इंसुलिन रिसेप्टर क्या हो गया, डैमेज हो गया। तो उनको कौन सी डायबिटीज, एक बार आप गेस कर सकते हो कौन सी डायबिटीज होगी, टाइप 2। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मोस्ट चांस अगर आपको सेलेक्ट करना हो, गेस करना हो, तो क्या गेस करेंगे, टाइप 2। और ये कब होती है, ये तब होती है जब हमारी बीटा सेल को डैमेज करने वाली हमारी बॉडी की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हमारा टी लिम्फोसाइट्स का टी हेल्पर सेल एंड टी किलर सेल। अगर टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल एक्टिवेट होता है तो बीटा सेल डैमेज होती है। इस कंडीशन में हमारी बॉडी की एक्टिविटी से डायबिटीज हुआ है, हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं सिम्टम। अगर किसी को डायबिटीज हुआ होगा तो ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडी glucose and ketone body appear in urine, एक कॉमन सिम्टम्स है। अब इसके बाद देखिए, हम लोग यहां पर बात कर चुके कि हाइपोसिक्रेशन, अगर इंसुलिन का हाइपोसिक्रेशन हुआ तो डिजीज कौन सा हुआ, डायबिटीज मिल्टस। लेकिन अगर इंसुलिन का हाइपर सिक्रेशन होता है तब क्या होता है, हाइपर सिक्रेशन।
जरा देखिए बच्चा, अगर हाइपर सिक्रेशन हुआ तो ऐसे केस में जो भी ग्लूकोज हमारे ब्लड में है, सारा ग्लूकोज कहां चला जाएगा? टारगेट सेल के अंदर। और ग्लूकोज लेवल इन ब्लड लीस्ट, बिल्कुल लीस्ट हो जाएगा, और इतना कम हो जाएगा कि उसको हम ऑप्शन बोल देंगे। ऑप्शन हो गया। अब ऐसे कंडीशन में हमारे ब्रेन को ग्लूकोज नहीं जाएगा। हमारे ब्रेन को एनर्जी मिलती है ग्लूकोज ऑक्सीजन के थ्रू। अगर ग्लूकोज ब्लड में नहीं रहा तो ब्रेन को एनर्जी जनरेट नहीं होगी। ग्लूकोज नॉट ट्रांसपोर्ट टू ब्रेन सेल। ब्रेन सेल को ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। ध्यान रहे, ब्रेन को एनर्जी मिलती है ग्लूकोज और ऑक्सीजन से, और ग्लूकोज एब्सेंट हो गया। ऑक्सीजन तो है बट ग्लूकोज नहीं है, तो ब्रेन को एनर्जी जनरेट नहीं हो पाएगी ब्रेन के सेल के अंदर। तो ब्रेन को क्या लग जाएगा? शॉक। ब्रेन कहां चला जाएगा? शॉक में। ब्रेन शॉक हो जाएगा। ऐसे हम लोग बोलते हैं कार्ड इंसुलिन शॉक। इसे क्या बोलते हैं? इंसुलिन शॉक। अगर बच्चे इंसुलिन शॉक किसी को हुआ और थोड़ी देर तक मैनेज हुआ, मेंटेन रह गया इंसुलिन शॉक, ठीक है, तो वो क्या होगा? पहले तो अनकॉन्शियस हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। अगर थोड़ी देर तक ऐसे मेंटेन रहा तो उसकी क्या हो जाएगी? डेथ। तो इस तरह से हम लोग आज की क्लास में मैंने आपको डिटेल पैनक्रियाज के विषय में बताया। बात समझ में? तो बच्चे इसको बहुत अच्छे से कंसीडर करें और नोट्स को बनाएं। अगर कहीं पर डाउट्स है तो वीडियो को दोबारा फिर देखें। अगर उसके बाद अगर आपको डाउट की जरूरत होगी तो आप कमेंट्स में आप डाउट्स के लिए आप बोल देंगे, तो मैं जो डाउट्स होगा उस डाउट्स आप कमेंट्स में लिख देंगे, तो कमेंट्स में मैं आपका डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ठीक। इसके आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।